हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं। कल तक हमने बात की थी अवोगाद्रो के नियम, रासायनिक, इससे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक संयोजन के नियम, और उसके बाद कल जो अध्ययन किया था अवोगाद्रो के नियम या अवोगाद्रो के नियम। फिर उसके बाद हमने अवोगाद्रो की परिकल्पनाएं पढ़ी। अवोगाद्रो का नियम मैंने बताया था, समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ताप समान होना चाहिए, दाब समान होना चाहिए और आयतन भी क्या होना चाहिए, समान। और भिन्न भिन्न जो गैस हैं उन गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। और इसी के आधार पर हमने परमाणु और अणु की परिभाषा को ज्ञात किया था या परमाणु अणु की परिभाषा दी थी। फिर इससे नेक्स्ट हमने बात की थी अवोगाद्रो की परिकल्पना के कुछ जो अनुप्रयोग थे कि अवोगाद्रो की परिकल्पना का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। सबसे पहले मैंने बताई थी परमाणुकता ज्ञात करने में, अर्थात किसी तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को किसके द्वारा, या गैसीय तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ओजोन की बताई थी 3, और नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, इन सभी में क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। फिर इसके बाद बताया था मैंने किसी भी अणु का अणुसूत्र सिद्ध किया जा सकता है। इस जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2 होता है। क्या होता है, H2 होता है। अर्थात अवोगाद्रो संकल्पना के आधार पर या परिकल्पना के आधार पर किसी अणु का अणुसूत्र को क्या किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है कि अणुसूत्र ये है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी गैलुसैक के आयतन संबंधी नियम की भी क्या करती है, व्याख्या। और नेक्स्ट किसकी बात की थी, डाल्टन के नियम की भी क्या करती है, व्याख्या करती है। फिर एक और मैंने बताया था कि एसटीपी पर किसी गैस का जो आयतन है वो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। और यदि ml की बात करें तो इसमें कितना गुणा हो जाता है, 1000 का तो 22,400 कितना होगा, ml होगा। क्या होगा, ml होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसटीपी मैंने बताई थी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप व दाब। हिंदी में यदि बोले तो मानक ताप व दाब। मानक ताप कितना होता है और दाब कितना होता है। मानक ताप की यदि हम बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और दाब की यदि हम बात करें तो ये होता है 1 atm। कितना होता है, 1 atm। तो अब नेक्स्ट श्रृंखला में हम आगे चल कर बात करते हैं, क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट जो बात करते हैं कि डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत। किसकी बात करते हैं, डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत कि परमाणु क्या होता है। डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। देखो, डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत से बात करने से पहले एक दार्शनिक आया था, ग्रीक दार्शनिक, उसका नाम था डेमोक्रिटस या डेमोक्रिटस। उन्होंने बताया कि द्रव्य जो होता है, द्रव्य मतलब पदार्थ, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे कणों, और छोटे कणों का नाम दिया था एटोमास, अविभाज्य। छोटे एटोमास से मिलकर बना होता है, जिसे क्या नाम दिया, अविभाज्य। क्या नाम दिया, अविभाज्य। डेमोक्रिटस या डेमोक्रिटस नामक एक ग्रीक दार्शनिक था। क्या था, ग्रीक दार्शनिक। और इसने क्या बताया कि जो हमारा द्रव्य है, क्या है, द्रव्य, मैटर, ये छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसको इसने क्या नाम दिया था, एटोमास, या इसको क्या था, अविभाज्य। क्या बोला था, अविभाज्य। लेकिन परमाणु शब्द नहीं दिया था, परमाणु शब्द नहीं दिया, एटोमास दे दिया और अविभाज्य दे दिया। इसके बाद में ये नियम पुराना हो गया। हालांकि रासायनिक संयोजन के नियमों की यह व्याख्या करता है, रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या करता है। इस पर वैज्ञानिकों ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसके बाद क्या हुआ कि एक बैठक होती है वैज्ञानिकों की, और उस बैठक में
इस नियम पर पुनर्विचार किए जाते हैं, पुनर्विचार किए जाते हैं। और सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या नाम दिया था? परमाणुवाद सिद्धांत। क्या नाम दिया? परमाणुवाद सिद्धांत। इसलिए इसे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत कहा जाता है। और कुछ उन्होंने क्या किया, कुछ क्या दिए, महत्वपूर्ण बिंदु बताए। वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं कि सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था जिसे परमाणुवाद सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, तो सबसे पहले हम बिंदु की या पॉइंट की बात करें कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कैसे? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और इसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी। या बोल दूं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु। या क्या कहते हैं इसको? अविभाज्य कण। सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? अविभाज्य कण। मैं दोबारा से बोलूं कि जो पदार्थ होता है, क्या होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे कण, और छोटे छोटे कणों को ही डाल्टन ने क्या नाम दिया? परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये था कि ये जो परमाणु होते हैं, क्या होते हैं? परमाणु ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं। क्या लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो इनको उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो इनको उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही इनको नष्ट किया जा सकता है। ना तो इनको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इनको नष्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इन्हीं को डाल्टन साहब ने क्या नाम दिया था? परमाणु। और परमाणु क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग ले सकते हैं, लेकिन ना तो इनको रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। जबकि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं? पुनर्व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? ओनली पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ना तो इनको उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन आगे चल के ये जो थ्योरी थी ये फेल हो गई है। इस जो ये पॉइंट था कैसे हो गया कि आप जब 12th क्लास में पढ़ोगे, 12th क्लास में न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्या? न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक चैप्टर है, या मैं बोल दूं नाभिकीय रसायन। क्या है? नाभिकीय रसायन। इस नाभिकीय रसायन में क्या होता है कि इसमें परमाणुओं को एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु में, या मैं बोल दूं तत्वों को एक तत्व से दूसरे तत्व में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें कम स्थायी तत्व को अधिक स्थायी तत्व में परिवर्तित किया जाता है। वो भी किसके द्वारा? नाभिकीय विखंडन या संलयन द्वारा, या नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा। नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा। तो ये पॉइंट आपका क्या होता है? फेल होता है। क्या होता है? फेल होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसके और नेक्स्ट मुख्य बिंदु की। नेक्स्ट क्या बताया? नेक्स्ट ये बताया डाल्टन साहब ने कि एक तत्व के, किसके? एक तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और गुणधर्म, गुणधर्म मतलब आकार एवं आकृति, गुणधर्म का मतलब आकार एवं आकृति, क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। डाल्टन साहब ने यह बताया कि एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन एक और वर्ड नाम वो दिया था इसमें
कि लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और गुणधर्म, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो एक तत्व के सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है और गुणधर्म है, गुणधर्म मतलब आकार एवं आकृति क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन ये भी पॉइंट आगे चल के फेल हो गया। क्यों हो गया? जैसे ही समस्थानिकों की खोज हुई थी, किसकी? समस्थानिकों की। और समस्थानिक आपको जानते हैं एक तत्व है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कितने? 3 समस्थानिक। एक तो प्रोटियम, एक ड्यूटीरियम और एक ट्राइटियम। तो इसका तो प्रतीक है 1H1 और इसका है ड्यूटीरियम D से और T किससे? T से। यहां देखो द्रव्यमान इसका 2 है, परमाणु भार कितना है? 2। यहां पर कितना है? परमाणु भार 3। कितना है? परमाणु भार 3। लेकिन यहां तो ये बताया द्रव्यमान और गुणधर्म समान होते हैं एक तत्व के सभी परमाणुओं के। लेकिन यहां यदि बात करें, हाइड्रोजन तत्व है, इसके 3 जो परमाणु हैं, इन तीनों परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो ये पॉइंट भी आगे चल के क्या हो गया? फेल हो गया। ये पॉइंट भी आगे चल के क्या हो गया? फेल हो गया। तो सबसे पहले मैंने बात की थी, पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु जो होता है ये अविभाज्य कण है, जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मैंने बात की थी कि परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो इनको उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये एक रूप से, या मैं बोल दूं ये पुनर्व्यवस्थित होते हैं, या अभिकारकों में भाग लेते हैं और उत्पादों में प्राप्त हो जाते हैं। सेम ऐसे ही, अर्थात ये अभिकारक से उत्पाद जब अभिक्रिया होती है तो क्या होते हैं? पुनर्व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट मैंने पॉइंट की बात की थी कि एक तत्व के सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है और गुणधर्म है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के जो द्रव्यमान है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन ये भी पॉइंट आगे चल के क्या हो गया? फेल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसी में हम, मैंने आपको पढ़ाया था यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक। मैंने बताया जब 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिकों का निर्माण करते हैं। डाल्टन ने यह भी परिकल्पना दी कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं? योग होते हैं या संयोग होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों का जब निश्चित अनुपात में संयोग होता है तो यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यौगिक का तो निर्माण होता है। ये 4 पॉइंट दिए थे। सबसे पहले पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है। दूसरे की यदि हम बात करें, दूसरे की बताया कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि ये पुनर्व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? पुनर्व्यवस्थित होते हैं। दूसरे की यदि, तीसरे की यदि हम बात करें कि परमाणु का जो द्रव्यमान है, परमाणु को, एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और गुणधर्म क्या होता है? समान होता है। और भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं का गुणधर्म, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु गुणधर्म और द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट में बताया, क्या बताया कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में, किसमें? कांस्टेंट रेशियो में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत ये क्या होता है? कंप्लीट होता है। लेकिन 2 पॉइंटों को आप याद रखना। एक तो द्रव्यमान, द्रव्यमान भी क्या होता है? परमाणुओं का अलग अलग रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है? कांस्टेंट। और यहाँ पर एक चीज और बताई गई है। क्या बताई गई है? कि तत्वों को ना तो हम क्या कर सकते? नष्ट, ना ही उत्पन्न कर सकते। ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं, अर्थात क्या बताया? पुनर्व्यवस्थित होते हैं। लेकिन पुनर्व्यवस्थित क्या है? हम नष्ट भी, तत्वों को क्या कर सकते हैं? नष्ट भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, रासायनिक सूत्रों का लिखना, रासायनिक सूत्रों को लिखना। और ये देखो आपके रासायनिक 9th क्लास का होने को दो।
लेकिन 9th क्लास में थोड़ा लो लेवल था और आपकी बुक में नहीं है होने को, तो लेकिन इतना काम का है कि आगे चल के जो प्रैक्टिकल होते हैं मूलक, वो सभी इस पे बेस होते हैं। किस पे? इसी पे बेस होते हैं। तो रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? सबसे पहली बात क्या? रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। मान लो ये कोई अणु है, इस अणु में उपस्थित कोई भी परमाणु, किस अणु में उपस्थित कोई भी परमाणु को जब प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जब अणु में उपस्थित किसी भी परमाणु को, परमाणु के प्रतीक को, अणु में उपस्थित किसी भी परमाणु के प्रतीक को सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र। इसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र। जब अणु में उपस्थित किसी भी परमाणु को सूत्र के रूप में लिखा जाता है, किसके रूप में? सूत्र के रूप में, और इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं मूलक। किसकी? मूलक। ये तो आपने रासायनिक सूत्र की परिभाषा याद कर ली कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं का जो प्रतीक को सूत्र के रूप में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहा जाता है। अब मूलक क्या है? मूलक यह है कि परमाणु, या तो कोई परमाणु है या क्या है? परमाणुओं का समूह, या क्या है? परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश उपस्थित रहता है, जिस पर आवेश उपस्थित रहता है, परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश उपस्थित रहता है, क्या कहलाते हैं? मूलक कहलाते हैं। मूलक कहलाते हैं। परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश उपस्थित रहता है, आवेश धनावेश भी हो सकता है वो, और ऋणावेश भी हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी उपस्थित हो सकता है। क्या हो सकता है? धनावेश और ऋणावेश। और ये परमाणु हो सकता है एकल परमाणु हो, और हो सकता है ये परमाणुओं के किस में हो? समूह में हो। किस में हो? समूह में है। तो ध्यान रखना, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश उपस्थित होता है मूलक कहलाते हैं। जिस पर आवेश उपस्थित होता है मूलक कहलाते हैं। और जब ये परमाणु एक होता है तो एकल परमाणु, या इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सॉरी, इसी को क्या बोला जाता है? साधारण मूलक। जब केवल मूलक में क्या होता है? एक परमाणु, क्या होता है? एक परमाणु, और एक परमाणु होता है तो इसी को क्या बोला जाता है? साधारण मूलक। क्या बोला जाता है? साधारण मूलक। जब किसी परमाणु में, जब किसी मूलक में दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं, जब किसी मूलक में दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त मूलक कहा जाता है। तो मूलक की परिभाषा सबसे पहले परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश उपस्थित होता है, जिस पर आवेश उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? मूलक कहलाता है। जब एक परमाणु होता है तो उसको संयुक्त, जब मूलक होता है, मूलक में एक परमाणु होता है, इसको साधारण मूलक कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं मूलक के रूप में तो उसको संयुक्त परमाणु कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एकल परमाणु और संयुक्त। एकल परमाणु को साधारण परमाणु, और संयुक्त परमाणु, और जब परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? संयुक्त मूलक, या इसको साधारण मूलक, और जब परमाणु समूह को क्या कहते हैं? संयुक्त मूलक। आवेश भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धनावेश, एक तो होता है धनावेश, और एक होता है ऋणावेश। एक क्या होता है? ऋणावेश। धनावेश आवेश के आधार पर ही मूलक दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेशित मूलक, और एक क्या होते हैं? ऋणावेशित मूलक। कैसे होते हैं? ऋणावेशित मूलक। आवेश के आधार पर मूलक दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेशित मूलक, दूसरा ऋणावेशित मूलक। धनावेशित मूलकों को ही हम क्षारीय मूलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारीय मूलक। क्योंकि इनसे क्या प्राप्त होते हैं, या मैं बोल दूं ये क्षारों से प्राप्त होते हैं। धनावेशित मूलों को क्षारीय मूलक कहा जाता है क्योंकि ये क्षारों से क्या होते हैं? क्षारों से प्राप्त होते हैं। जबकि ऋणावेशित मूलकों को क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लीय मूलक। अम्लीय
मूलक कहा जाता है, क्योंकि ये किससे प्राप्त होते हैं? अम्लों से प्राप्त होते हैं, अम्लों से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले मूलक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर क्या उपस्थित होता है? आवेश उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं? मूलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूलक कहलाते हैं। परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूलक दो प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण मूलक, जब एक परमाणु होता है मूलक में, तो साधारण मूलक जब दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं संयुक्त मूलक कहलाते हैं। और आवेश के आधार पर बात करें तो मूलक दो प्रकार के होते हैं। तो धनावेशित मूलक जिसको क्षारीय मूलक भी कहते हैं, क्योंकि ये इनसे क्या प्राप्त होते हैं? क्षार प्राप्त या क्षारों से ये प्राप्त होते हैं। दूसरे की यदि बात करें तो इसको ऋणावेशित मूलक कहते हैं, क्योंकि ऋणावेश किससे प्राप्त होते हैं? ऋणावेशित मूलक क्षारों से, इसलिए इनको किससे? अम्लों से, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक। क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक। तो धनावेशित मूलक क्षारों से प्राप्त होते हैं, इसलिए क्षारीय मूलक, और ऋणावेशित जो मूलक हैं वो अम्लीय मूलकों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको अम्लीय मूलक कहा जाता है। अब मैं आपको एक चार्ट बनवा देता हूँ अम्लीय और क्षारीय मूलकों का। तो सबसे पहले मैं आपको बनवाऊंगा धनावेशित मूलक का चार्ट, जो कि आपको याद रखना है, जो कि काम में आता है रासायनिक सूत्र बनाने में। किस में काम आता है? रासायनिक सूत्र को बनाने में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसके? एक संयोजी मूलक। सबसे पहले धनावेशित मूलक, धनावेशित